आप देख रहे हैं देश का देश और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2 घंटे में थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार का शोर और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, बांका, पूर्णिया और भागलपुर में वोटिंग होनी है। तो मात्र 2 घंटे बचे हैं जब दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। तो 2 घंटे तक का जो वक्त है इसमें सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और 2 घंटे बाद दूसरे चरण का जो प्रचार है वो खत्म होगा। तो 2 घंटे में थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर और अब स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि जिन 5 सीटों पर इलेक्शन होने वोटिंग होनी है उसमें कौन कौन से दिग्गज है। अब देख लीजिए, ये सीट जो है पूर्णिया की सीट है। यहां पर संतोष कुशवाहा पूर्णिया से कैंडिडेट जेडीयू के हैं। बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दी है, लेकिन पप्पू यादव यहां पर फॉर्मूला जो है बदल रहे हैं। यह त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। अब पप्पू यादव का पूर्णिया होगा या फिर 5 साल के लिए बीमा भारती का बीमा हो जाएगा या फिर संतोष कुशवाहा को संतोष करना पड़ेगा। हालांकि ये अभी हाइपोथेटिकल यानी कि अभी आसमानी चीजें हैं, हवाई बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यहां जो मुकाबला है, यहां जो आप 3 चेहरे देख रहे हैं, ये एक बड़ी सीट के तौर पर सामने आ रही है। बस पप्पू यादव वहां से हैं। भागलपुर की देखिए सीट की अगर बात करें तो अजय मंडल बीजेपी से यहां कैंडिडेट बनाए गए हैं। अजीत शर्मा पुराने चेहरे हैं, दिग्गज नेता है कांग्रेस के। कांग्रेस में इनकी भूमिका काफी अहम रही है और ऐसी स्थिति में अजीत शर्मा पर इस बार भी कांग्रेस ने दांव खेला है। मुंगेर सीट की बात करें, ललन सिंह पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका मुकाबला कुमारी अनीता से है। आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया कुमारी अनीता को मुंगेर से। तो मुंगेर का समीकरण आमने सामने की टक्कर है, पूर्णिया जैसा नहीं है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, निर्दलीय की एंट्री होती है और निर्दलीय एक बड़ा फिगर होता है। यहां पे गिरधारी यादव जेडीयू से कैंडिडेट बनाए गए हैं। बांका की तस्वीरें हैं वर्सेस लड़ाई किनसे है, जय प्रकाश नारायण यादव आरजेडी कैंडिडेट हैं और जयप्रकाश नारायण यादव को पहले ही मतलब ये बताया जा रहा था कि इन्हें टिकट मिलनी है। तो अब मुकाबला बिल्कुल आमने सामने है। पुराने नेता हैं जयप्रकाश नारायण यादव, लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। और कटिहार से अगर हम बात करें तो दुलाल चंद गोस्वामी बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, पुराने नेता ये भी हैं। तारिक अनवर भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कांग्रेस से उन्हें टिकट मिली है। तो टक्कर यहां कटिहार में आमने सामने का है। हालांकि कांग्रेस से कुछ लोग नाराज जरूर हो गए क्योंकि तारिक अनवर का नाम पहले नहीं था। यह भागलपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अजीत शर्मा का मुकाबला अजय मंडल से है, जेडीयू के कैंडिडेट हैं। उधर कांग्रेस यानी कि कांग्रेस वर्सेस जेडीयू, यहां पर तीखा मुकाबला होने वाला है। जिन 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। कटिहार आप देख पा रहे हैं, कटिहार में भी मुकाबला दुलाल चंद गोस्वामी वर्सेस तारिक अनवर के बीच में है और ऐसे ऐसे फिगर्स जो है वो हम आपको लगातार बताएंगे। बांका में क्या हाल है, पूर्णिया का हाल हमने आपको दिखाया है कि पूर्णिया में क्या स्थिति है। और कई आरोप भी लग रहे हैं। इलेक्शन तो है लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा, इसे लेकर जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और राजीव रंजन ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए चंदा लिया और शराबबंदी खत्म करने के लिए बंगाल की कई शराब कंपनियों ने इनकी डील भी की है। %63 तो आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और ये अधिकतर बंगाल की कंपनी है। इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे? तो निसंदेह राष्ट्रीय जनता दल को ये जवाब देना होगा कि जब बिहार में शराबबंदी है, वैसी स्थिति में शराब कंपनियों से आपने पैसे किस लिए? और हमारा सीधा आरोप है कि आप सत्तारूढ़ गठबंधन में रहकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल शराबबंदी को खत्म करने के लिए, दबाव बनाने के लिए करना चाहते थे। और शायद ये कई वजहों में से एक बड़ी वजह है जो आपके आचरण से दुखी होकर के नीतीश कुमार जी को गठबंधन से अलग होने का फैसला लेना।
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू नेताओं के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया। कहा कि जेडीयू नेता ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। आपकी डिग्री भी तो फेक नहीं है। शराब की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है। जनता दल यू, आपके मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, आपने आज एक्सेप्ट किया कि बिहार में शराब बिक रहा है। और जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात किया करें नीरज जी, तो अपने जो नए वाले आका हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे पूछिए कैसे मिसयूज किया है ईडी सीबीआई का उन्होंने, और जो लोग जेल के अंदर थे उनसे कैसे पैसा चंदा चूर किया है, चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी में। एक बार सवाल करके दिखा दीजिए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। सीएम नीतीश ने बैठक कर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम काफी सक्रिय हैं, वो व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए। 2024 के नतीजों में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी संतोषप्रद ढंग से हम लोग का अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीएम की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयानों की वजह से चुनाव हारे हैं। भ्रष्टाचार करवाने वाले शर्मिंदगी वाली बात ना करें। आशा है तो मैं क्या बोलूं उनको, इसलिए हार गए। मैं कभी अपने खिलाफ उम्मीदवार का नाम नहीं लेता। शत्रुघ्न से लड़े, उनको लगभग 3 लाख वोट से हराया, मैं नाम नहीं लिया। वो आए हैं, उनका स्वागत है। यहाँ हमारी जीत होगी, निर्णायक, प्रामाणिक, प्रभावी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश के तारीफों के पुल बांधे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोला। जातीय नरसंहार कराने वाले जंगल राज के लोगों का क्या भय का वातावरण था। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का किस तरह से उद्योग चलता था। पूरे बिहार के अंदर उद्योग धंधे बंद हो गए थे। यहाँ के लोग भय से पलायन करने के लिए विवश थे। और 2005 से 10 के बीच में ये जंगल राज पर कमांड किया गया, सुशासन स्थापित किया गया। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान हुए हमले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो गांधीवादी हैं और हमले का जवाब भी गांधीवादी तरीके से देना जानते हैं। आपको बताएं कि मंगलवार को पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो पर हमला हुआ था। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया था। देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी लोग हैं। हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी। लेकिन चुनाव एक लोक पूर्णिया सीट तेजस्वी यादव ने उसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए काफी जोर लगा दिया है। दरअसल पूर्णिया में 4 बार के विधायक और 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए यहां तक कह दिया था कि आप इंडिया अलायंस की प्रत्याशी बीमा भारती को वोट नहीं कर सकते हो तो एनडीए प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। उन्होंने पप्पू यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर पप्पू यादव थे। तेजस्वी ने उन्हीं के संदर्भ में अपनी बात कही। पूर्णिया के मैदान में पप्पू यादव ने चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू यादव को भी उन्हीं मतदाताओं पर भरोसा है जिन पर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती की दावेदारी है, यानी कि मुस्लिम यादव और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के भरोसे दोनों ही उम्मीदवार हैं। सीवान में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आरजेडी की टिकट नहीं मिलने को लेकर पूर्व विधायक और आरजेडी नेता रियाजुल हक राजू ने बड़ा दावा किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिना मैडम से बात भी किया, लेकिन हिना मैडम टिकट लेने से इनकार किया।
बहुत दिन के बाद उनके इंतजार के बाद जब इनकार कर गया, पेपर में भी आप ही लोग छापे थे कि लालू जी ने किया फोन, हिना ने किया इनकार, निर्दल लड़ने के किया ऐलान। तो इसलिए इंतजार करने के बाद पार्टी बैठी तो नहीं रहेगी, किसी न किसी को लड़ाएगी। बहुत इंतजार के बाद देखते होंगे कि 22 को जब अनाउंस हो गया टिकट का, उसके एक हफ्ते के बाद अवध बिहारी चौधरी को वहां उम्मीदवार बनाया गया। पाटलिपुत्र सीट पर मुकाबला बेहद रोचक हो गया। यहां एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव की टक्कर लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती से। रामकृपाल यादव का कहना है कि कोई फाइट नहीं है, यहां चुनाव जनता लड़ रही है। कोई चुनौती नहीं है, भारी मतों से पुनः इस बार हमको अपना आशीर्वाद देगी माननीय मोदी जी की सरकार को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने। भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन के समय कांग्रेस ने लालू प्रसाद को जेल भेजा, कल जेल भेजने वाले आज दोस्त बन गए और साथ ही गप्पे मारते हैं, मटन बनाते हैं। कई आरोप जेपी नड्डा ने लगाए। ये घमंडिया गठबंधन ये परिवार वालों का गठबंधन है और कुछ नहीं है। आप बताइए मीसा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। लालू यादव ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई। घमंडिया गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि परिवारवाद पर प्रहार करने से पहले सामने आईना रख लेना चाहिए। आदरणीय नड्डा जी, परिवारवाद पर प्रहार करने के पहले सामने आईना रख लेना चाहिए। बीजेपी का परिवारवाद, उनके सहयोगी दल एनडीए का परिवारवाद उनको नहीं दिख रहा है तो चश्मा का पावर बदलना चाहिए। परिवारवाद पर प्रहार करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें और इसके बाद ही बात करें, इस पर तो ज्यादा अच्छा होगा। बेरोजगारी पर प्रहार कब करेंगे, भुखमरी, गरीबी, महंगाई पर प्रहार कब करेंगे, ये बीजेपी के लोग बता नहीं। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पिताजी आरजेडी से मंत्री रहे हों, मां विधायक रही हों और खुद नाबालिग मंत्री रहा हो और भाई जेडीयू की राजनीति कर रहा हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवारवाद पे बयान देना काफी हास्यास्पद होता है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसे लेकर भागलपुर में भी लगातार एनडीए और महागठबंधन की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल के समर्थन में जेपी नड्डा सभा कर रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा के लिए तेजस्वी यादव नवगछिया में सभा कर रहे हैं। अजीत शर्मा की बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा पिछले 2 दिन से लोकसभा क्षेत्र में रोड शो कर अपने पिता के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। तो सबसे मिलके, क्योंकि उनके अंदर उत्साह है टू वोट फॉर द राइट कैंडिडेट। मैं यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के राइट कैंडिडेट को वोट करें। चुनावी दंगल के बीच मंगलसूत्र और संपत्ति के मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति के अधिकार का मुद्दा फिर उठाते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर वार किया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में संपत्ति के अधिकार को लेकर बयान दिया था। पीएम ने उसी बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की नजर आपके मकान, दुकान और कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस
आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है। आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए संपत्ति बंटवारे की बात कही है। उसके बयान को जनता गंभीरता से लेगी। बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी पलटवार किया और पीएम मोदी का समर्थन किया। सैम पित्रोदा पाश्चात्य संस्कृति के पोषक हैं। भारतीय पृष्ठभूमि की उनको जानकारी नहीं है। कई बार वो ऐसे वक्तव्य दे चुके हैं जिससे समाज में नफरत फैलती है, विद्वेष फैलता है और समाज विघटन की तरफ आकर्षित होता है। इस विषय में जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है और जो भारतीय जनता पार्टी का व्यू पॉइंट है, मैं उसको समर्थन करता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।